हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। अब दोस्तों, आप सभी का जो बीपीडीओ का एग्ज़ाम है वह बहुत ही जल्द होने वाला है और आप सभी भाई बहनों ने दोस्तों अपनी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा। अब दोस्तों, ये जो अंतिम समय है, अगर इसमें आप लोगों ने दोस्तों अपना रिवीजन कर लिया है भली भांति, तो इसके बाद दोस्तों ये जो अंतिम समय है इसमें आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने और अपने आप को दोस्तों एग्ज़ाम का माहौल देना है। ठीक है कि किस प्रकार से आप लोग दोस्तों ऑप्शन को काउंटर कर पा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से गलत ऑप्शन को आप लोग हटा करके सही आंसर चुन पाते हैं, इसका दोस्तों आप लोगों ने परीक्षण करना है। अब दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी और उत्तराखंड का हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे 20 हिंदी के प्रश्नों को और 30 दोस्तों हमारे उत्तराखंड के प्रश्नों को। अब दोस्तों, कुल 50 प्रश्नों का ये टेस्ट रहेगा आपका। अगर दोस्तों इसमें आप लोग 40+ स्कोर कर जाते हैं तो आप लोग ये मान के चल सकते हो दोस्तों कि आपकी तैयारी बेहतर है। और वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी उत्तराखंड के अन्य प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों जीएस के प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों आपको जनगणना के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप लोग सीधे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं कुछ वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, मेरी जीवन यात्रा नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी आत्मकथा है। अब दोस्तों, आपने बताना है कि मेरी जीवन यात्रा नामक प्रसिद्ध रचना किसकी आत्मकथा है इन 4 कवियों में से। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन जी की दोस्तों यह एक प्रसिद्ध रचना है। अब देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर घूमे थे, इसलिए उनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और मेरी जीवन यात्रा इन्हीं की आत्मकथा है। इनके मूल नाम से भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, तो केदार पांडे दोस्तों इनका मूल नाम है। बाकी दोस्तों, इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मेरी जीवन यात्रा इनकी एक आत्मकथा है। वही दोस्तों, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा भी पूछी जाती है। एक कहानी यह दोस्तों मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। महादेवी वर्मा जी की दोस्तों एक प्रसिद्ध रचना भक्तिन, इससे दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यामा काव्य संग्रह से भी दोस्तों कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनके। हरिशंकर परसाई दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी की एक प्रमुख रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, जहां पर दोस्तों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों प्रेमचंद के फटे जूते देख करके मुंशी प्रेमचंद उसके कवि लगाए जाते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने दोस्तों ध्यान में रखना है कि हरिशंकर परसाई की यह रचना रहेगी। अगला प्रश्न हमारा, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संकर शब्द दोस्तों ऐसे शब्द कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी रेलगाड़ी एक शब्द है, इसमें दोस्तों रेल हमारा अंग्रेजी शब्द और गाड़ी दोस्तों हमारा हिंदी का शब्द है। तो दोस्तों दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने हुए हैं, तो यह शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। अब दोस्तों, इन चारों में से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक दोस्तों संज्ञा का भेद नहीं है। अब दोस्तों, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के दोस्तों कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वहीं दोस्तों परिमाणवाचक किसका भेद है, तो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। विशेषण के दोस्तों कुल 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 भेद रहेंगे, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न हमारा, बच्ची रात में रोती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। अब दोस्तों, इन 4 क्रियाओं में से आपने बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें दोस्तों हमारी अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि कैसे आपने कर्म की पहचान करनी है। जो भी दोस्तों हमें वाक्य में क्रिया दी गई होगी, जो भी दोस्तों हमें क्रिया दी गई होगी ना, इसमें इस क्रिया में दोस्तों आप लोगों ने क्या और किसको से प्रश्न करना है। ठीक है, तो आपने इसमें रोने की क्रिया हो रही है, तो आपने प्रश्न करा क्या रोती है, कोई आंसर नहीं मिला। किसको रोती है, कोई आंसर नहीं मिला। तो दोस्तों, जब आंसर नहीं मिलता है हमें, तो इसमें हमारी अकर्मक क्रिया हो जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। अब दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। अब दोस्तों, इन चारों में से कौन सा एक अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्त्यानुप्रास। दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा गया है, यह अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं होगा। दोस्तों, वर्त्यानुप्रास नहीं होता है, वृत्यानुप्रास होगा। ठीक है, व के नीचे अगर री की मात्रा होती और या के ऊपर जो ये मात्रा नहीं लगी हुई है, यानी कि जो या के ऊपर दोस्तों मात्रा लगी हुई है, अगर ये नहीं लगी होती, तो तब दोस्तों हमारा यह शुद्ध अलंकार होता, यानी कि वृत्यानुप्रास दोस्तों इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के मैं आपको 5 भेद बताते हुए चलता हूं, तो छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। दोस्तों, यह हमारे 5 क्या हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न हमारा,
शुद्ध वर्तनी छांटिए। अब दोस्तों इन चारों में से तदुपरांत शब्द जो लिखा गया है हमारा, यह 4 प्रकार में लिखा गया है। आपने बताना दोस्तों कि कौन सा हमारा शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तदुपरांत दोस्तों हमारा शुद्ध शब्द होगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमें कन्फ्यूजन होता है वह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही रहता है, तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि तदुपरांत इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भान्वागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब दोस्तों भान्वागमन का सही संधि विच्छेद क्या है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भानु धन आगमन दोस्तों हमारा भान्वागमन का सही संधि विच्छेद होगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों भानु किस प्रकार से लिखा जाएगा इसमें कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि भानु में हमारी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है। और दोस्तों इसमें अब आप इसमें ये जो हमारा शब्द बना है भान्वागमन, इसमें कौन सी संधि है आप लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा, सागपात में कौन सा समास है। अब दोस्तों इन 4 समासों में से सागपात जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा समास है, इन चारों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास दोस्तों इसमें हमारा मौजूद है। अब देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो इसमें दोस्तों हमारा समाहार द्वंद्व समास होगा। समाहार द्वंद्व समास में दोस्तों कैसे शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे देखिए दोस्तों इसमें सागपात तो हो ही गया, इसके अलावा घास फूस, रुपया पैसा, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द दोस्तों हमें समाहार द्वंद्व समास में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोगों ने इसकी पहचान इस प्रकार से करनी है। अगला प्रश्न हमारा, सरकारी पत्र निम्न में से किस शैली में लिखे जाते हैं। अब दोस्तों इन 4 शैलियों में से आपने बताना है कि सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाएंगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी पत्र दोस्तों अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। वहीं दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। अब दोस्तों इन 4 जो हमारे यहाँ पे फॉन्ट दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक यूनिकोड फॉन्ट नहीं है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और सी यह दोनों ही दोस्तों हमारे यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह दोनों ही जो है हमारे, यह यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, यह दोनों ही दोस्तों हमारे नॉन यूनिकोड फॉन्ट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों मंगल फॉन्ट, कोकिला, अपराजिता यह फॉन्ट दोस्तों हमारे यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। अब दोस्तों ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहेंगे आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यादेश दोस्तों ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहा जाता है। वहीं दोस्तों अधीनस्थ को अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट कहते हैं। पारपत्र दोस्तों इसका प्रश्न पूछा गया था हमारी परीक्षा में, तभी मैंने ये प्रश्न को आपके यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों प्रश्न बना था कि जो हमारा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसे पारपत्र बोला जाता है। और वहीं दोस्तों जो फंडिंग होती है यानी कि जो फंड होता है उसको हिंदी में निधि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, संचार प्रक्रिया के मध्य में उत्पन्न होने वाली बाधा क्या कहलाती है। दोस्तों संचार प्रक्रिया के मध्य में उत्पन्न होने वाली बाधा शोर कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि यह प्रश्न हमारा पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, गुंडा नामक प्रसिद्ध कहानी किस रचनाकार की है। दोस्तों गुंडा, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि गुंडा नामक क्या है, ये गुंडा एक किस प्रकार की रचना है। तो कहानी की दोस्तों यह एक रचना है, ठीक है। और किसके द्वारा दोस्तों इसकी रचना करी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दोस्तों गुंडा नामक प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है कामायनी, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, इससे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों कामायनी जो रचना है 1935 में प्रकाशित हुई थी और जयशंकर प्रसाद जी की यह दोस्तों एक रचना है। यह एक काव्य संग्रह है दोस्तों, किस भाषा में है। तो खड़ी बोली का दोस्तों यह एक काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब दोस्तों इन चारों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतित दोस्तों इसमें हमारा शुद्ध तरीके से लिखा गया है। वहीं दोस्तों जो हमारा सुई है इसमें जो ऊ की मात्रा है वह बड़े ऊ की होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों अनुग्रहित में क्या होगा, अनुग्रहित में दोस्तों सबसे पहले तो जो गा के नीचे री, जो ये रा की मात्रा लगी हुई है, इसके स्थान पर दोस्तों री की मात्रा लगेगी, ठीक है। और वहीं दोस्तों जो हा में छोटी ई की मात्रा है उसकी जगह पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तब जाकर के दोस्तों हमारा यह अनुगृहीत सही शब्द बनता। और वहीं दोस्तों निरोग में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी ना में, तब जाकर निरोग हमारा सही शब्द होता। अगला प्रश्न हमारा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपथ्य दोस्तों इसको बोला जाता है। वही दोस्तों प्रक्षिप्त किसको बोला जाता है। तो ऊपर से मिलाया गया, जो ऊपर से मिलाया गया होता है उसे प्रक्षिप्त कहते हैं। और वहीं दोस्तों जो सब में व्याप्त है उसे विभू कहा जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, मातृश्वा शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अब दोस्तों इन चारों शब्दों में से हवा, पानी, आग, पृथ्वी में से मातृश्वा शब्द किसका पर्याय है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृश्वा शब्द दोस्तों हवा का पर्यायवाची है। अब दोस्तों हवा के अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे समीर, समीरण, वात, प्रवात, पवमान, प्रभंजन, अनिल, समीर, समीरण, मातृश्वा, गंधवह, यह सभी दोस्तों हमारे हवा के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? अब दोस्तों इन चारों में से उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उन्मूलन का विलोम शब्द दोस्तों रोपण होगा। वही दोस्तों अगर विरक्त का आपसे पूछा जाए विलोम क्या होगा, तो विरक्त का दोस्तों अनुरक्त हो जाएगा। और वही दोस्तों सुगम का अगर आपसे पूछा जाए तो सुगम का अगम या फिर दुर्गम हमारा विलोम शब्द होगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, सामासिक चिन्ह पहचानिए। अब दोस्तों इन चार में आपके यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, आपने बताना कि इन चारों में से कौन सा एक सामासिक चिन्ह है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो हमारा दोस्तों योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह, इसी योजक चिन्ह को दोस्तों हम लोग संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। वहीं दोस्तों जो ऑप्शन ए में हमारे चिन्ह बने हुए हैं, इन्हें दोस्तों हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलेंगे। और ऑप्शन सी में जो दोस्तों है, यह भी हमारे ईओ के एग्जाम में पूछा भी गया था दोस्तों, तो इसको विवरण चिन्ह कहा जाएगा। और ऑप्शन डी में जो हमें दिखाई दे रहा है, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। यह दोस्तों आपने लाघव चिन्ह उसमें देखा होगा, जैसे आपने कोई बड़ा शब्द देखा है ना, जैसे डॉक्टर लिखा होता है, डॉक्टर को दोस्तों जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो डॉ लिखने के बाद उसके आगे हम एक छोटा सा गोला बना हुआ देखते हैं, वही गोला जो है दोस्तों हमारा एक लाघव चिन्ह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हर व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श श श वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे, तो ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों वहीं अगर आपसे पूछा है घोष व्यंजन कौन से कहलाएंगे, तो दोस्तों हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन तथा ह, यह दोस्तों हमारे घोष वर्ण या फिर घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों हिंदी का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सजातीय स्वर नहीं है। अब दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक सजातीय स्वर नहीं है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दोस्तों हमारा ओ है, यह हमारा एक सजातीय स्वर नहीं होगा। वही दोस्तों हमारे सजातीय स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं, लेकिन दोस्तों ए, ऐ, ओ, औ यह चारों ही दोस्तों हमारे विजातीय स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला हमारा ऑप्शन ए उत्तरकाशी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा, पश्चिमी जिला देहरादून, उत्तरी जिला उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला दोस्तों उधम सिंह नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किसका अंग है? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारी दूधातोली श्रेणी है, दूधातोली जो हमारा पर्वत है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में स्थित, इसको दोस्तों उत्तराखंड का पामीर भी बोला जाता है। अब दोस्तों आपने ये बताना है मुझे कि यह जो पर्वत है दोस्तों कहाँ तक फैला हुआ है। तो ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा कि ये जो दूधातोली पर्वत है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किन किन हमारे जिलों में फैला हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड का जो दोस्तों पामीर है यानी कि जो दोस्तों दूधातोली श्रेणी है, यह मध्य हिमालय का अंग है। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न हमारी परीक्षा में पहले भी पूछा गया था कि हमारे उत्तराखंड में हिमालय का कौन सा भाग सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ना सर्वाधिक जो हिमालय का भाग पाया जाता है वो मध्य हिमालय का पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उतनी बड़ी बड़ी चोटियां दोस्तों हमें सिर्फ ऊपरी इलाकों में देखने के लिए मिलेंगी चमोली जिले के। वहीं दोस्तों अगर पूरा हम देखते हैं उत्तराखंड को, तो हमारा उत्तराखंड पूरे तरीके से मध्य हिमालय वाली क्षेत्र में ही आता है। अब देखिए दोस्तों जो उत्तराखंड का पामीर है दूधातोली श्रेणी, इससे दोस्तों 5 नदियों का उद्गम भी होता है। ठीक है, तो आपने इन 5 नदियों को ध्यान में रखना है, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और वीनो नदी, यह 5 नदियां दोस्तों उत्तराखंड के पामीर से निकलती है, यानी कि दूधातोली पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे 4 जिले दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों कि इनका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और कौन सा इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपावत का क्षेत्रफल दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है। अब देखिए दोस्तों जो चंपावत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 1766 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों चंपावत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चमोली का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है और ये हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों हमारे उत्तराखंड का, तो चंपावत ही है 1766 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब दोस्तों यहाँ पे 4 ताल दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा हमारा एक युग्म गलत है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवरिया ताल दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित नहीं है। देवरिया ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध टप्पकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देहरादून में है स्थित है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग स्थित है ना इस मंदिर में, वहाँ पे दोस्तों गुफाओं से पानी उसमें टपकता रहता है, इसलिए दोस्तों इसको टप्पकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है? अब दोस्तों बद्रीनाथ के पास कई सारे कुंड स्थित हैं, लगभग 5 कुंड दोस्तों वहाँ पे प्रमुख माने जाते हैं। अब दोस्तों आपने बताना कि इनमें से कौन सा एक कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास कुंड दोस्तों बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है। अब देखिए दोस्तों बद्रीनाथ के पास स्थित कुंड कौन कौन से हैं? तो दोस्तों तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, यह 5 कुंड दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 प्रसिद्ध गुफाएं आप लोग ध्यान में रखेंगे, गणेश गुफा, व्यास गुफा और मुचुकुंद गुफा। ठीक है दोस्तों, यह 3 गुफाएं भी बद्रीनाथ के पास ही स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं, आपने दोस्तों इनमें से एक जो गलत है उसको चुनना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंची धाम दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। कैंची धाम दोस्तों कहाँ स्थित है फिर? तो कैंची धाम दोस्तों नैनीताल जिले में हमारा स्थित है। कैंची धाम में दोस्तों बाबा नीम करोरी जो है हमारे, ठीक है, उनका मूल नाम भी पूछा जाता है। तो कैंची धाम के जो बाबा थे बाबा नीम करोरी, उनका मूल नाम क्या है दोस्तों, उनका वास्तविक नाम क्या है? यह प्रश्न कई ज़्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा उनका मूल नाम था। और वहीं दोस्तों कैंची धाम में प्रतिवर्ष 15 जून को दोस्तों एक विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है। आपने इन सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अब दोस्तों जो हमारा लिंगानुपात था, ठीक है, उत्तराखंड का, वो भारत में कौन से स्थान पर रहा? तो आपने इसको बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान रहा था। अब वहीं दोस्तों उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था अगर आपसे पूछा जाए तो 963 दोस्तों हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात था, और भारत का दोस्तों इससे 20 कम रहा था, यानी कि 943 दोस्तों भारत का लिंगानुपात रहा था। और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था हमारा, तो अल्मोड़ा दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों हरिद्वार था। वहीं दोस्तों उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना रहा था? तो दोस्तों उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 रहा था, ठीक है, और भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 918 दोस्तों भारत का शिशु लिंगानुपात था। वैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को जनगणना के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के दोस्तों उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में प्राप्त किया है देश की, यानी कि दोस्तों आपने बताना है कि जो रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय हमारा, उसने 2001 में कौन से आईआईटी का दर्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुड़की विश्वविद्यालय ने दोस्तों 7वें आईआईटी का दर्जा प्राप्त किया है। और देखिए दोस्तों जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है यह एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1847 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और 21 सितंबर 2001 को दोस्तों इसको 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोक संस्कृति जो संग्रहालय है यह दोस्तों खोटानी भीमताल में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करी जाए अगर इसकी स्थापना की तो 1983 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे 4 पुस्तकें दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी एक पुस्तक उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय की यात्रा। यह दोस्तों जो पुस्तक है यह जोध सिंह नेगी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह पुस्तक दोस्तों काका साहेब कालेलकर के द्वारा लिखी गई है। वही दोस्तों आप लोग अन्य जो हमारी किताबें हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इनसे भी कई ज़्यादा हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, आइरीन पंत को अन्य किस नाम से जानते हैं? अब दोस्तों जो आइरीन पंत है उसको किस अन्य नाम से भी जानते हैं आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व सी दोनों, यानी कि दोस्तों अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, इन दोनों ही अन्य नामों से दोस्तों हम लोग आइरीन पंत को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? अब दोस्तों इन 4 में से किसकी सहायक नदी बालगंगा है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालगंगा दोस्तों भिलंगना की एक प्रमुख सहायक नदी है। भिलंगना की दोस्तों 4 सहायक नदियों में बालगंगा भी आती है, जिसमें दोस्तों हमारे आ जाएगी धर्मगंगा, बालगंगा, दूधगंगा और मेदगंगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 नदियाँ जो है हमारी यह भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और वहीं दोस्तों भिलंगना किसकी सहायक है? तो भागीरथी की दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जो कि हमारे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, ठीक है, 260.5 मीटर दोस्तों यह ऊंचा है, और 2400 मेगावाट दोस्तों इसकी कुल क्षमता है। अगला प्रश्न हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है?
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी के नाम पर दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम समर्पित किया गया है। बात करी जाए दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, तो 1983 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको दोस्तों 2015 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में उत्पादित मंडुवा यानी कि कोदा अनाज का निर्यात किस देश को किया जाता है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे पहाड़ी जो मंडुवा होता है उसका निर्यात दोस्तों किस देश को किया जाना है, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य में उत्पादित मंडुवा दोस्तों जापान को निर्यात किया जाता है। वहीं दोस्तों जो हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं उनको दोस्तों प्रोत्साहन देने के लिए, उनको दोस्तों सभी व्यक्तियों तक उपलब्ध कराने के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों मिलेट मिशन योजना शुरू करी गई है। आपने इसको भी ध्यान में रखना है, जिसके तहत दोस्तों आपको जो आपके निकटतम जो राशन की दुकान होगी वहां से आपको 1 रुपये में प्रति किलो मंडुवा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 से दोस्तों 6.5 के मध्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मिट्टी का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों वर्ष 1916 में हुई थी। अब दोस्तों जल्दी जल्दी से हम लोग कुमाऊं परिषद का एक रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जो कुमाऊं परिषद की स्थापना है वह 1916 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों 1917 में हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी, तो जयदत्त जोशी जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। वहीं दोस्तों इसका जो दूसरा अधिवेशन है वह हल्द्वानी में हुआ था 1918 में, और तारादत्त गैरोला ने अध्यक्षता करी थी। तीसरा अधिवेशन दोस्तों इसका 1919 में कोटद्वार में हुआ था, बीडी जोशी जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। चौथा अधिवेशन दोस्तों इसका 1920 में काशीपुर में हुआ, हरगोविंद पंत ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता करी। पांचवा अधिवेशन दोस्तों टनकपुर में 1923 में हुआ, बीडी पांडे ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता करी। और वहीं दोस्तों छठा और अंतिम जो इसका अधिवेशन था वह वर्ष 1926 में हुआ गनियाधौली में, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता करी थी। और 1926 में ही दोस्तों कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोबन सिंह जीना ने दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन वर्ष 1988 में किया था। अगला प्रश्न हमारा, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विसोम नामक पर्वत दोस्तों वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम स्थित है, यानी कि तीनों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक अपने प्राचीन नाम के साथ सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालो का डांडा दोस्तों टिहरी का प्राचीन नाम नहीं है। लैंडस्टोन का दोस्तों प्राचीन नाम कालो का डांडा था। ठीक है, वहीं दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम है, गोपिशाण काशीपुर का, और मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने दोस्तों सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा था। अब दोस्तों ये जो सल्ट हत्याकांड हुआ था, ये अल्मोड़ा में सल्ट हत्याकांड हुआ था जो दोस्तों, यह दोस्तों 5 सितंबर 1942 को हुआ था। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो दोस्तों इन दोनों ही चित्रकारों को सुदर्शन साहा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों सुदर्शन शाह के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यह टिहरी रियासत का पहला राजा था, और दोस्तों यह कवि सूरत के नाम से कविताएं किया करता था। ठीक है, और सभासार दोस्तों इसका एक प्रमुख ग्रंथ है, सब एक प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यक्षों के निवास की दोस्तों इस मंदिर से हमारी पुष्टि होती है। वहीं दोस्तों अल्मोड़ा में हमारा चितई गोलू मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अल्मोड़ा के मंदिर भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब देखिए दोस्तों नंदा देवी ही मैक्सिमम एग्जाम में आता है, लेकिन दोस्तों कई एग्जाम में हमारा नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी करके भी पूछा गया है। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों जो हमारा नंदा देवी पश्चिमी है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7,817 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई दोस्तों 7,434 मीटर है। वहीं दोस्तों कामेट हमारे उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 7,756 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भाई हिमालय यानी कि दोस्तों शिवालिक रेंज में हमें जीवाश्म देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मध्य हिमालय है और जो हमारा वृहत हिमालय है, इन दोनों के ही सेडिमेंट से दोस्तों हमारा जो है शिवालिक रेंज बना हुआ है, तो इसीलिए में दोस्तों हमें इसमें जीवाश्म देखने के लिए भी मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों हिमालय दिवस हमारा ऑप्शन ए 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा राज्य के 7 जिलों से लगती है? अब दोस्तों अगर आप लोगों ने मैप रीडिंग अच्छे से करी होगी ना उत्तराखंड की, तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर निकाल लोगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल दोस्तों ऐसा जिला है हमारा जिसकी दोस्तों 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। अब दोस्तों ये 7 जिले हमारे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है दोस्तों, इन 7 जिलों के साथ पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 6 जिलों से किन हमारे जिलों की सीमा लगती है, तो अल्मोड़ा और चमोली दोस्तों ऐसे जिले हैं जिनके साथ हमारे 6 जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न हमारा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा दत्त उप्रेती दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। वहीं दोस्तों इनकी एक प्रमुख पुस्तक और है, कुमाऊं और गढ़वाल की कहावतें व लोक कथाएं। ठीक है दोस्तों, यह भी इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1942 में दोस्तों जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय दोस्तों बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, वैसे इस भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1767 में। ठीक है दोस्तों, 1767 में बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी और 1942 में दोस्तों इसे देहरादून शिफ्ट किया गया था। यह दोस्तों काम क्या करता है? तो यह दोस्तों भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। और दोस्तों हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर जनरल माया टमटा। दोस्तों इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई नहीं कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और पिंगला या प्योला दोनों ही दोस्तों जिया रानी को बोला जाता है। ठीक है, आपने दोस्तों मेजर जनरल माया टमटा से ध्यान में रखना है कि यह उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें भी ध्यान में रख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपका इसमें स्कोर क्या रहा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग इसमें 40+ स्कोर कर जाते हैं तो आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर है। अब दोस्तों आप लोगों ने अगर हिंदी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट और जीएस के प्रैक्टिस सेट और भी लगाने हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को वहां से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।